रात का समय था। चंदा बस भागती जा रही थी। उसके पीछे कितने ही आदमी लगे थे जो उससे भूखे कुत्तों की तरह नोच डालना चाहते थे। भगवान प्लीज बचा लो। चंदा रोते हुए भागती जा रही थी। इस साली रुक। आज तो तुझे भागने नहीं देंगे। आज तो तेरा वो रखवाला भी नहीं है। पीछे से उससे उन आदमियों की आवाज़ें आना शुरू हुई थी। गंगा अम्मा को भी वो लोग मार आए थे। अब कोई भी नहीं था उसे बचाने के लिए। वो अकेली बस उन अंधेरी रात में भागती जा रही थी। चंदा के ज़हन में अमान का ख्याल आया था। अमान। चंदा ने दिल से अमान को पुकारा था। उसके मुंह से अमान का नाम निकला था। भागते भागते चंदा उन आदमियों से आगे किसी सुनसान खंडरनुमा जगह पर आ पहुंची। दूर से उन आदमियों की आवाज़ सुनती चंदा दरख्त के पीछे छुप गई। वो तो सोई हुई थी जब उन लोगों ने कोठे पर हमला किया। गंगा भाई को भी मार आए थे। चंदा अपने आप को बचाते यहाँ तक आई थी। कहाँ गई वो छोकरी? ढूंढो वरना ठाकुर छोड़ेगा नहीं। चंदा ने अपनी सिसकियां रोके कोने में अंधेरे में छुप कर बैठी थी। अरे जावियार, मैं आ रहा हूँ। बस रास्ते में हूँ। मैंने सोचा आज लारेब से मिलकर आऊँ। ओके। ओके, आ रहा हूँ। अमान कॉल बंद करता ड्राइव करने लगा। दूर से चंदा को एक गाड़ी आती दिखाई दी। उससे भगवान का शुक्र किया कि कोई हेल्प करेगा। वो अपने भगवान का नाम लेती उस गाड़ी की तरफ भागी थी। रुके रुके प्लीज। हेल्प मी। हेल्प मी। इससे पहले कि उसकी गाड़ी सामने वाले इंसान को हिट कर दी, अमान गाड़ी रोक चुका था। अरे वो रही छोकरी। वो आदमी भी भागते चंदा की तरफ आए। अमान ने बाहर निकल कर देखा। एक लड़की डरी सहमी खड़ी थी। आप ठीक तो हैं? उससे गंभीर लहजे में नसें झुकाए पूछा। चंदा ने चेहरा उठाकर अमान की तरफ देखा। चंदा को लगा आज पहली दफा उसके भगवान ने सुन ली है। अमान। चंदा के लब मुस्कुराहट में ढले। अपना नाम सुनते अमान ने अपनी नसें उठाई। अमान पर तो सातों आसमान गिरे थे अपनी मोहब्बत को इस हालत में देखकर। चंदा, आप यहाँ? अमान ने हैरत से चंदा से पूछा। वो अमान वो। चंदा दूसरी तरफ इशारा करती बोली। अमान ने चंदा के हाथ के इशारे की तरफ देखा जहां 8 से 9 लोग हाथ में गन लिए खड़े थे। ओए छोकरे, लड़की को छोड़ इधर। ये हमारे ठाकुर का माल है। तो चल निकल यहाँ से। उनमें से एक आदमी ने अमान को देखते कहा। बकवास बंद करो। मेरी चंदा के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। अमान दहाड़ा था। चंदा अमान की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े उसके पीछे छुप गई। इससे पहले कि अमान चंदा की हिफाजत करता वहां गोलियां चली थीं और सीधा अमान के सीने पर लगी थी। कई खून के छींटे चंदा के चेहरे पर पड़े थे। उसने एक नज़र अपनी सफ़ेद शर्ट को सुर्ख होते देखा और एक नज़र अपने पीछे खड़ी चंदा को देखा जो हैरत की मूर्ति बनी बेयकीनी से अमान की सफ़ेद शर्ट को सुर्ख होता देख रही थी। चंदा। अमान घुटनों के बल नीचे गिरा था। चंदा के चेहरे पर उसके इश्क के खून के छींटे थे। अमान। चंदा ने उसे धीरे से पुकारा। उससे अब कोई डर नहीं था। वो लोग उससे पकड़ेंगे या कुछ और करें उससे कोई ख्याल नहीं था। उसे ख्याल तो बस अमान का जो उससे दूर जा रहा था। चंदा, मुझसे प्यार नहीं करती थी ना? मेरे प्यार पे यकीन नहीं किया था ना? आपने कहा था मैं मर जाऊंगा, और देखिए मैं मर रहा हूँ। अपनी पेंट में रखी राइफल को निकालते अमान ने चंदा के करीब आते उन आदमियों पर गोली चलाई थी। राइफल में सिर्फ 3 गोलियां थीं जिससे 4 आदमी मारे जा चुके थे। अमान मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं चीख चीख कर इकरार करती हूँ अमान मलिक। मैं एक वाइफ लोगों का दिल बहलाने वाली तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। आंखें मत बंद करो। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। चंदा चीखते हुए अमान के वजूद को झंझोड़ते उससे उठाने लगी। श्श। एक खून की उल्टी अमान के मुंह से निकली थी। उसकी आंखों के सामने से चंदा का चेहरा गायब हो रहा था। अमान की आंखें आखिरी सांस के साथ बंद हो रही थीं। वो लोग आगे बढ़े थे। चंदा को बालू से पकड़कर उससे घसीट कर ले जा रहे थे। अमान ने सांसें लेने की कोशिश की लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा था। खुद को बेबस महसूस करते अमान ने रोते आंखें मीची थीं। अपनी माँ की तरह वो आज अपनी चंदा की भी हिफाजत नहीं कर पाया। वो आदमी उसकी चंदा को घसीट कर ले जा रहे थे और चंदा उनके साथ घसीटते जाते हुए चिल्ला चिल्ला कर ईमान से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन अमान बस उससे बंद होती आंखों के साथ अपने से दूर जाता देखता रहा और फिर अमान की आंखें बंद हो गई थीं। अमान। एक चीख के साथ चंदा की आंख खुली थी। सांस फूली हुई थी। माथे पर पसीना ही पसीना था। चंदा को लगा उसे सांस मुश्किल से आ रहा है। भगवान तेरा शुक्र है ये ख्वाब था। चंदा अपने पसीने भरे चेहरे को साफ करती बोली। पास पड़े जग को उठाते चंदा एक ही जिस्म में सारा पानी पी गई। अब उसका ध्यान अमान की तरफ ही था।
उसे अब नींद कहाँ आनी थी। उसकी सोचों का महवर अब अमान था और अमान नहीं रहना था। सुबह की फ्लाइट से एन और कयान घर वापस आ चुके थे। नायला तो दोनों बच्चों को देखती खुश हो रही थी। मेरा बच्चा कहाँ कहाँ घूमा है, मज़ा आया? नायला एन का माथा चूमते हुए बोली। हाला, मैं वहाँ बहुत सारा घूमी हूँ। आन ने मुझे पूरा इटली घुमाया है। हमने शॉपिंग भी इतनी ज़्यादा की है। ये देखिए, ये आपके लिए शॉल लेकर आई हूँ। एन एक खूबसूरत शॉल बैग से निकालते नायला को देती कहने लगी, बहुत प्यारी है मेरे बच्चों। चलो, तुम लोग थक गए होगे, जाकर रेस्ट करो। जी अम्मी, मैं तो थक गया हूँ। जी हाला, मैं भी थक गई हूँ सफ़र करते हुए। वो दोनों मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। अब एन को किंग से कुछ पुराना हिसाब भी चुकता करना था। इससे पहले अमान लारे माला साव्यार से मिलना था, फिर आगे का प्लान तैयार करना था। 1 घंटे बाद थोड़ा रेस्ट करके एन कयान से इजाज़त लेती साव्यार लोगों से मिलने चली गई। माला फ्रेश होकर बाहर निकली। उसके पाँव का दर्द अब काफ़ी कम था, लेकिन अभी भी वो मुश्किल से चलती थी। लेकिन वो फ्रेश हुए बगैर भी नहीं रह सकती थी। जब वो फ्रेश होने गई तो साव्यार कमरे में मौजूद नहीं था, लेकिन अभी माला को कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो एकदम पलटी, अपने पीछे साव्यार को देखकर 2 कदम पीछे हुई। वो साव्यार की कल वाली बेबाक हरकतें नहीं भूली थी। साव्यार ने गहरी नजरों से माला का फीका फीका वजूद देखा। सफ़ेद कमीज गीली होकर मसीह जिस्म के साथ चिपक चुकी थी। घने सुनहरी बाल कमर पर आबशार की तरह बिखरे हुए थे। पानी की कुछ बूंदें माला की गर्दन पर गिर रही थीं। अपने ऊपर साव्यार की नसें महसूस करिए, वो फौरन से अपने आगे तोलिया कर गई। शर्म से उसका चेहरा लाल हुआ था। सफ़ेद कमीज में उसकी सारी रोनाइयाँ साफ नजर आ रही थीं। क्या फ़ायदा मेरी जान ये सब छुपाने का, जबकि ये सब मेरा ही तो है। वो बेबाकी से कहता मस्जिद माला को शर्म से सर झुकाने पर मजबूर कर गया। जावियार आगे बढ़ता माला के हाथों से तौलिया खींचकर बेड पर उछाल गया। वो हफ्फत से सुर्ख हुई थी। छोड़ो जावी। माला मुंह बनाते इधर उधर देखने लगी। बहुत नखरे दिखाने लगी हो जाने मन, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। लगता है तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊं, इसलिए तुम बहाने ढूंढती हो मुझे मजीद अपने करीब करने के। जावियार माला की कमर की गिर्द अपना हसार तंग करता बोला, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे करीब आने के लिए कभी बहाना ना ढूंढूं। समझे तुम? देखना, बहुत जल्द तुम्हें छोड़कर अपने बाबा के पास चली जाऊंगी। तुम भाग कर तो दिखाओ, जमीन को खोद कर इस ब्लैक महल में जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन उससे दूर नहीं जाने दूंगा। डार्लिंग, तुमने मेरा मॉन्स्टर रूप नहीं देखा अभी। दुआ करो तुम देखो भी ना। जिस दिन देखोगी ना, उस दिन रोक काम जाएगी। जावियार भारी लहजे में बोला। माला सुखशेरी के साथ अपना गुस्सा जब्त करते अपना चेहरा मोड़ गई मेरी आंखों में देखो भालू। और माला की गर्दन पर झुकता जावियार पानी की बूंदों को अपने लबों से चुनने लगा। माला की धड़कनें रुक गईं। डार्लिंग, सांस लो, वरना अपने तरीके से सांस रोकूंगा, फिर वो तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अभी तुम मेरा बहुत जब्त आजमा रही हो अपनी फजूल सी जिद करके। सावी, क्या तुम ये गलत काम छोड़ नहीं सकते? माला सावियार का रवैया बेहतर देखते हुए आखिरी कोशिश करने लगी। लोगों का कत्ल करके तुम अल्लाह पाक को नाखुश करते हो, ये गलत काम है। माला मासूमियत से कहने लगी। मौलानी साहबा, तुम मुझे दर्द देने लगी हैं। वाह, मेरा भालू तो बहुत कुछ सीख गया है। लेकिन वो क्या है ना कि मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो गलत नहीं है मेरी नज़र में। तो फिर मैं भी एक कातिल का साथ कबूल नहीं कर सकती। माला सावियार को धक्का देती गुस्से से बोली। हं, मेरी जान, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास रहने के सिवा। सावियार माला की बेबसी पर मुस्कुराते बोला, देखना, मैं फिर से भागूंगी तुम्हारे इस ब्लैक महल से, जो तुम लोगों के दिलों की तरह ब्लैक है। नाम भी ब्लैक महल ठीक रखा है। माला हिम्मत करते हुए बोली। कोशिश भी मत करना भालू, जावियार दोबारा उससे खींचकर अपने साथ लगाते बोला, वरना एक लम्हे में तुम्हारी सांस से छीन लूंगा। अगर तुम मेरे पास नहीं तो किसी और के पास भी नहीं होगी, और तुम्हारे बाप को तो जब तक अपने हाथों से नहीं मारूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। जावियार माला की गर्दन में मुंह देता बोला। माला ने बेयकीनी से जावियार को देखा। तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, तुम्हारे लिए लोगों का कत्ल करना जरूरी है। माला अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को पीती बोली। तुम बहुत ज़रूरी हो मेरे लिए, बहुत ज़रूरी, इतनी ज़रूरी जैसे एक माँ के लिए अपनी औलाद ज़रूरी होती है। तुम मेरा इश्क हो, मेरा सब कुछ। लेकिन ये मेरा काम, मेरा जुनून है, और जो मेरे जुनून के बीच आता है ना, उसे मैं दुनिया से ही ख़त्म कर देता हूँ। जावियार माला की गर्दन पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, जैसे कि उसकी गर्दन काट रहा हो।
तुम सिर्फ मुझे डरा रहे हो ना? धूप निकलते हुए बोली। नहीं, मैं तुम्हें किसी दिन करके भी दिखा दूंगा। माला अपना थूक निकलते गहरी सोच में चली गई। माला के दिमाग में इतना खौफ भर चुका था कि अभी उससे पक्का इरादा कर लिया था वो अदिल से बात करेगी। उसे यहाँ से अब किसी भी तरीके से अदिल से बात करनी थी। इससे पहले साव्यार कोई बेबाकी करता। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ था। यस। जावियार माला को छोड़ते बोला, सर, एविल मैडम आई हैं आपसे मिलने। क्या एन आई है? जी सर। ओके, तुम उसे लाउंज में बिठाओ और अच्छा सा खाना रेडी करो। और तुम माला, जल्दी से चेंज करके शराफत से बाहर आओ। वो उसे छोड़ते बाहर जाने लगा कि एक दफ़ा फिर मुड़ा था। अगर एन के साथ कोई बदतमीजी की तो उसका मुआवजा भुगतने के लिए तैयार है ना? जावियार माला को फोन करता लाउंज में चला गया। मैं जाती ही नहीं बाहर कातलों के पास। माला एन के बारे में गुस्से से सोचती अपने बाल सुखाते शीशे के सामने खड़ी हो गई। एन, तुम यहाँ? तुम कब आई इतनी जल्दी हनीमून से वापस? जावियार ने आंख मारते मायने हेसी से पूछा। हाँ, जल्दी आ गई। तुम्हारी तरह नहीं, 2 महीने वापस ही ना आती। हाँ, मैं तो ना था। मैं माला के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कितनी जल्दी थक हार कर वापस आ जाता। वो भी कहाँ बाहर आने वाला था। चुप कर जाओ जावियार तुम। एन दांत कचकचाते हुए बोली। अमान भी मेट की इतला को सुनते लाउंज में आकर बैठ गया था। माला कहाँ है जावियार? वो कमरे में है, आती होगी। जावियार चेहरे के जाविये संजीदा करते हुए बोला। सब ठीक है ना जावियार? एन उसके संजीदा चेहरे को देखते बोली। हाँ, सब ठीक है। ना भी होता तो मैं सब ठीक कर देता। मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और अभी मुझे लारिब से भी मिलने जाना है। अमान, लारिब ठीक है ना? हाँ, मैंने 2 दफा सफीर को कॉल करके पूछा था और मैं गया भी था। वो तो अपने एंजल के साथ बहुत खुश है। और सफ़ीर? एन, तुम्हें क्या लगता है सफीर हमारी लारेब के साथ कुछ गलत कर सकता है? मैंने सफीर की आंखों में लारेब के लिए पसंदीदगी देखी थी। वो अलग बात थी कि वो अभी शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन हमारी लारेब को जल्दी थी अपने एंजल के पास जाने की। अभी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी अपने बच्चे से मिलना है। ओके, जरूर। अमान मुस्कुराते बोला। जावियार, माला को बुलाओ, मुझे फिर जाना भी है। और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जावियार ने मेड को कहकर माला को नीचे बुलवाया। माला नीचे आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जावियार के गुस्से से डर कर आ गई थी। उससे आकर एन से कोई बात नहीं की थी। एन ने खुद ही सलाम लिया था। कैसी हो माला? मैं ठीक हूँ, वो बेरूही से बोली थी। एन ने जावियार को देखा जो गुस्से से माला को देख रहा था। माला ने जावियार को देखा जो उसे ही गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। माला ने थूक निकलते एन की तरफ देखा और जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाते एन की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम कैसी हो एन? मैं भी ठीक हूँ। एन ने माला का रूखा रवैया नोट कर लिया था। माला, उस दिन जो हुआ, प्लीज एन, उस दिन वाली बात रहने देते हैं। आप लोगों की हकीकत पता चल गई है और मैंने पुलिस को नहीं बताया। अब आप लोग क्या चाहते हो? माला ने गुस्से से कहा। माइंड योर लैंग्वेज माला। जावियार गुस्से से बोला। रुको जावियार, वो मेरी बहन जैसी है, मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, इससे तुम चुप रहो। एन ने जावियार को चुप करवाना चाहा। जावियार ने घूर कर माला को देखा, लेकिन वो उसी घूरी को इग्नोर करती टूटू की तरह बैठी रही। अमान, ये लो, ये तुम्हारे लिए मैं खड़ी लेकर आई हूँ। वाह एन, ये तो बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। अमान खड़ी पकड़ता बोला। जावियार ने खूनखार नजरों से माला को देखा। माला, ये तुम्हारे लिए लॉकेट लेकर आई हूँ। एन ने बहुत ही खूबसूरत लॉकेट निकालकर माला के आगे किया, जिस पे Z और M लिखा हुआ था। मैं नहीं लूंगी ये लॉकेट, वो भी जो आप लेकर आई हैं। मैं इन हाथों से कोई चीज़ नहीं ले सकती जो हाथ लोगों के खून से रंगे हुए हों। माला गुस्से से उठते कमरे में चली गई। जावियार ने लब भींच कर माला की कमर को देखा। ये हर वक्त अब उसे गुस्सा दिलाती रहती थी। एन ने जावियार को देखा जो गुस्से से माला की कमर को घूर रहा था। कोई बात नहीं जावियार, ऐसा ऐसा वो समझ जाएगी। हम्म, ये लो, तुम लॉकेट लो और उसे पहना देना। जावियार एन के हाथों से लॉकेट लेकर वहां ही सोफे पर रख चुका था। ये लॉकेट जावियार ने हाथ से पर माला के लिए बनवाया था, जो कि उसके बहुत काम आने वाला था। एन, लारेब के पास जाने के बाद हमें अगले प्लान की तैयारी कभी करनी है। हमें खबर मिली है किंग लड़कियों के ट्रक दुबई में स्मगलिंग कर रहा है। एन ने एक हंकारा भरा। उससे मेरी आन पर हमला करवाकर अच्छा नहीं किया, तो इस बात की सजा तो जरूर उसे मिलेगी। और वो मिनिस्टर भी साथ मिला हुआ है। जावियार, उस
मैनेजर से हमारे बहुत पुराने हिसाब भी चुकता होने वाले हैं। अगर वो अब हमारे टॉर्चर रूम की जीनत बन जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना? एन ने खतरनाक मुस्कुराहट से कहा तो अमान और साव्या की हंसी छूटी थी। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। कल किंग का सामान वहां से गायब हो जाना चाहिए और उसके बाद मिनिस्टर अपने ऑफिस से गायब होगा। तुम चलोगी ना हमारे साथ? हाँ, मैं ज़रूर चलूंगी तुम लोगों के साथ। और कयान? उसकी फिक्र मत करो, कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। हम्म। ओके अमान, तुम गुड़िया को ये सामान दे देना। अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर पे जाना है। आन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओके ठीक है, मैं दे दूंगा। कि तुम्हारी एन आपी ने दी है, वो बहुत खुश हो जाएगी। और मेरी तरफ से उसे बहुत प्यार करना। ओके, अब मैं चलती हूँ। एन अपना बैग उठाती अब घर के लिए निकल चुकी थी। अमान भी लाउंज से लारिब का सामान उठाते लारिब से मिलने जा चुका था। और अब माला की खैर नहीं थी। जावेर सोफे से लॉकेट उठाता, उससे भरे तासुरात चेहरे पे सजाता कमरे की तरफ गया था। माला ये नीचे सब कर तो आई थी। उसे अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अब जावेर उससे क्या बोलेगा। दरवाजे की खुलने की आवाज़ से माला खौफ से पर्दे के पीछे छुपी थी। जावेर कमरे में नसें दौड़ाकर माला को ढूंढना चाहा। माला ने डर कर अपने मुंह पर हाथ रखकर कि कहीं सांस की आवाज़ से जावेर को महसूस ना हो जाए। जावेर ने खिड़की के बड़े से पर्दों के पीछे से माला के पाँव देखे तो एक नामहसूस अंदाज से जावेर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसका माला की बच्चों जैसी हरकत देखकर गुस्सा पल भर में उड़न छू हुआ था। वो आहिस्ता से चलता खिड़की के पास गया और एक झटके से पर्दा पीछे करके माला की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। माला जो आंखें बंद किए मुंह पर हाथ रखकर सांस रोके खड़ी थी। जावेर की संभल से उसकी चीख निकल गई। हाँ, तुम मेरा भालू इस पर्दे के पीछे छुपकर मुझसे बच रहा था। जाने मन, तुम पाताल में भी छुप जाओ, तुम्हारा सावी तुम्हें ढूंढ निकालेगा। और ये तो एक पर्दा था जिससे पीछे तुम्हें ढूंढ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। माला ने जावेर के चेहरे की तरफ देखा। उसे जावेर के चेहरे पर ढूंढने पर भी गुस्से की कोई रुमक नजर नहीं आई थी। माला थोड़ी रिलैक्स हुई थी। क्या तुम हर वक्त मुझे अपने हाथ लगाते रहते हो? ज्यादा शौक है क्या? माला साव्यार के हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली। आखिर साव्यार को ठंडा देखकर नखरे भी तो दिखाने थे। हाँ, तुम मेरी बीवी हो, मैं जहां मर्जी हाथ लगा सकता हूँ। उसके पूरे जिस्म का एक्सरे करते हुए मायने हेजिज से बोला। बेशरम। माला शर्म से लाल हुई थी। उसके एक्सरे करती नजरों की वजह से। जाव्यार उसकी बात को इग्नोर करते उसके बालों को गिरफ्त में लेते उसकी गर्दन पर झुककर अपने दांत काट चुका था। माला की सिसकी निकली थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जाव्यार प्लीज। माला उसको कंधे से पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करती अपनी धड़कनों को नॉर्मल करते हुए बोली। दिल तो उसका कानों में धड़क रहा था। उसे जाव्यार का छूना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे बस जाव्यार से खौफ आता था। कैसे वो इंसान होकर किसी का भी दिल निकाल सकता था। अभी वो सोच ही रही थी कि अपने बालों में जाव्यार की गिरफ्त सख्त होती महसूस हुई थी। जावी। अब माला अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तुमने बाहर रहने से बदतमीजी क्यों की, माला डार्लिंग? वो माला का चेहरा अपने चेहरे के पास करते हुए फनकारा था। वो जो थोड़ी देर पहले नॉर्मल था, अचानक से माला का रवैया याद करते उसे गुस्सा आया था। सॉरी जावी। माला की आंखों में से निकलता पानी जावेर के हाथों पर गिरा था। जावेर ने नरमी से उसके आंसू देखते उसके बाल छोड़कर लॉकेट निकालकर उसकी गर्दन में पहनाने लगा। माला ने इस दफा कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हें छोड़ा हूँ डार्लिंग, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से मजीद खौफजदा नहीं करना चाहता, इसलिए। वरना जो तुमने आज हरकत की है ना, वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। और डार्लिंग, ये लॉकेट जिस दिन तुम्हारी गर्दन से जुदा हुआ तो समझना, उस दिन तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तन से जुदा होगी। वो लॉकेट के ऊपर से ही उसकी गर्दन पे गुलाई पर उंगली फेरते माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। अमान लारीब के घर पहुंच चुका था। इरम ने बहुत अच्छे से अमान का इस्तकबाल किया था। सफ़ीर भी नॉर्मल ही बात कर रहा था। अमान ने लारीब को बुलाकर बहुत सारे खिलौने उसे दिए थे, जिसे देखती लारीब बेहद खुश हुई थी। एन ने लारीब के लिए पेंटिंग पैड लेकर भेजा था, क्योंकि लारीब को पेंटिंग करने का शौक था। उससे एन से फरमाइश की थी और एन ने खरीद कर लारीब को भेज दिया था, जिस पर लारीब अपनी मर्जी से पेंटिंग कर सकती थी। लेकिन एक बच्ची क्या पेंटिंग कर सकती थी? इतने सारे खिलौने देखते खुशी के मारे लारीब अमान के गले लगी थी। उसकी बहन खुश थी। अमान उसकी सूरत देखते ही समझ गया था, इसलिए वो थोड़ी देर बैठकर ही वापस चला गया। उन्हें 2 दिन बाद होने वाले मिशन पर भी काम करना था। ये मंजर है कराची के सेंट्रल जेल का।
जहाँ पर आज कई कैदियों को रिहा किया जा रहा था। कई कैदी जेल में आ रहे थे। चलो भाई चलो, निकलो, जल्दी करो। वहाँ के कैदी संभालने वाले पुलिस भी तंग आ चुके थे और खासकर एक इंसान से तो वो बेहद तंग आ चुके थे। एक लंबा चौड़ा इंसान जिसका कद शायद 6 फीट से भी ज़्यादा था और बॉडी ऐसे जैसे वो जेल में रहकर भी एक्सरसाइज करता रहा है। उसकी एक आंख पर काली पट्टी बनी थी, जैसे वो एक आंख से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी एक आंख का राज कोई नहीं जानता था। उसके सर पर हल्के हल्के बाल, उसके चेहरे पर कराहतगी देख पुलिस वाले भी डरते थे। शुक्र है ये जा रहा है। वहाँ के दो पुलिस वाले एक दूसरे के कान में ये बात कहते शुक्र अदा कर रहे थे। उस आदमी ने एक कदम बाहर रखा था, खुलकर सांस सीधी, ऐसे जैसे वो पिछले 5 सालों की सजा अब इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए सजा बनने वाला था। मैं आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ। वो अपनी बाहें फैलाए जोर जोर से कहकर हंसने लगा। उसके दिमाग में इस वक्त बस 100 लोग घूम रहे थे, बस 100 लोग जिनको उस आदमी ने पिछले 5 सालों में 1 मिनट भी अपने दिमाग से नहीं निकाला था। मुबारक हो लोका। पीछे से आते एक लड़की ने लोका को मुखातिब करते बोला, क्योंकि ये लड़का उसके साथ एक ही जेल में रह चुका था, वरना लोका के चेहरे में इतनी सख्ती होती थी कि कोई उससे बात करने से भी घबराता था। एक आंख तो थी नहीं, दूसरी आंख का रंग काला था, लेकिन उसमें हमेशा सटमहरी छाई रहती थी। दूसरी आंख से देख सकता था या नहीं, इसका भी एक राज था जो इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स जानता था, और वो है किंग। और वो दो लोग, वो लड़का और लोका बेहद खुश थे। उस लड़की की सजा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन लोका उसे अपने साथ ले आया था और कोई उसे रोक नहीं पाया था। लोका दुनिया में खौफ का एक नाम। 5 साल पहले लोका दुनिया में अपने नाम का खौफ फैलाया चुका था। उस वक्त लोग लोका के नाम सुनते ही वहां से भागना शुरू कर देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोका जेल में चला गया था, फिर 5 साल बाद वापस आया था, बस लोगों में अपना खौफ सरायत करने और दो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने। फक्त दो लोग अब जो लोका की दरिंदगी का निशाना बनेंगे, और वो दो लोग होंगे ईविल और मॉन्स्टर। वो इन 5 सालों में सिर्फ ईविल और मॉन्स्टर से बदला लेने के लिए जिंदा था। अभी लोका बाहर निकलता कि सामने से किंग आता दिखाई दिया। लोका को देख के किंग भी एक दफा काम किया था। उसके बदसूरत चेहरे में दहशत इतनी थी। कैसे हो लोका? किंग उसके पास आता खुशी से बोला। मैं ठीक हूँ, और अब और ठीक हो जाऊंगा। वो क्रोफर्ड से चाल चलता आगे चला गया। ये कौन है लोका? किंग ने लोका के पीछे आने वाले लड़के के बारे में पूछा। लोका ने मुड़कर किंग को देखा। ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा सुनकर किंग का मुंह खुला को खुला रह गया और लोका आगे चला गया। हैं बेटा, तुम 5 साल जेल में रहा है, तेरा बेटा किधर से आ गया? किंग ने हैरत से लोका से पूछा। कहीं जेल में ही तो किसी औरत के साथ मुंह काला नहीं किया? अभी मुझे मजीद बहस नहीं करनी, घर चल के बताऊंगा। लोका अपनी मुस्कुराहट छुपाता तेज सहार लहजे में बोला। लोका किंग की बात का जवाब देते आगे चला गया और पीछे से किंग लोका की चौड़ी पुश को देखता रह गया। अब आएगा मजा। ईविल और मोन्से गैंग को पता था लोका क्यों बाहर आया है। मेरा साथी वापस आ गया, अब अपना इंतकाम लेने में मजा आएगा। किंग भी बेगैरतों वाली चाल चलता गाड़ी में लोका के साथ बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था।